हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जो है एडीओ का लगातार 5वां क्लास है, ठीक है। और मैं आपको वीडियो के ही शुरू में आपको बता देता हूं कि एडीओ की लगातार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पर लगातार क्लासेस चलेगी, सारे सब्जेक्ट की चलेगी। मैं एक बार फिर से बता दें, एडीओ की लगातार जो है सभी क्लासेस आएगी, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आएगी, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास। आज देखेंगे हम क्या, एडीओ। एडीओ की कौन सी क्लास है? आज 5वां दिन है, ठीक है। एडीओ असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की आज कौन सी क्लास है? 5वां क्लास है। इसमें क्या देखेंगे? संविधान और हिंदी, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया छत्तीसगढ़ का कराइए, आजीविका। सबको कराऊंगा भाई, सबको कराऊंगा। आपके समय से पहले सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। जो मैं करा हूं उसको आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। लगातार एडीओ की फ्री ऑफ कॉस्ट से क्लासेस आएगी। आज हम देखेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है ये? अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ध्यान रखिए, ठीक है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि डीपीएसपी, आपको पता होना चाहिए डीपीएसपी क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ध्यान से ये समझने क्या क्या गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं, मैं वहां पर आपको डील करते हुए चला जाऊंगा, ठीक है। डीपीएसपी, मैं अगर आपको डीपीएसपी बोलूं तो समझ जाना भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बोल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किसमें है? ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर मैंने लिख दिया है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया है? ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो गया? हमारे संविधान में राज्य की नीति दे सकता तो हमारे संविधान के किस भाग में? भाग 4 में है, ठीक है। आपको बताया था कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये राज्य की नीति दे सकता तो किसमें है? भाग 4 में है, याद रख लीजिए, ठीक है। और अनुच्छेद को पूछा जाता है तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक, 36 to 51, याद रखना इस चीज को, ठीक है। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आप एंजॉय से एडीओ की तैयारी कीजिए, बिंदास होकर तैयारी कीजिए। चलिए मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर हो गया बातें? उसके बाद आपको ध्यान रखना किस अनुच्छेद तक है? 36 से लेकर 51 तक है। क्लियर हो गया? भाग कितने में? भाग 4 में है, ठीक है। अब एक एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, एक एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना। और मेरे साथ जो है वीडियो में बने रहिए, आपको एक एक अनुच्छेद याद हो जाएगा, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। डायरेक्टली देखो, जहां पर पूछे जाते हैं मैं डील कर देता हूं। जो सिंपली पूछे जाते हैं सिंपल ध्यान रखिए, जो इसको डीपली में पूछे जाता है डीपली में ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता किस तरह से। आप इतना विद्वान बन गए कि भैया उसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता नहीं तो क्या मतलब आया, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36। अगर यही पूछे कि मौलिक अधिकार में, आप देखेंगे मौलिक अधिकार में जो है राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। मौलिक अधिकार की बात करो, फंडामेंटल राइट्स पर, अनुच्छेद 12 में है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की जो परिभाषा है अनुच्छेद 36 में है। बस एक लाइन में याद रखिए, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। क्लियर हो गया बातें? चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 37। न्यायालय द्वारा जो है परिवर्तनीय न होते हुए भी शासन में मूलभूत महत्व का होना। अब ध्यान से ये समझिए, देखो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में राज्य जो है, राज्य सरकार जो अपनी जनता के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन काम करेगी, जनता के लिए अनेक योजनाएं लाएगी। जैसे महिलाओं के लिए देखना महतारी वंदन योजना, अनेक अनेक स्टेट में देखना लाडली योजना, बहना योजना, विकलांगों को देखना उनके लिए बहुत से साइकिल सुविधा कराएगा, बुजुर्गों को पेंशन कराएगा, तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। आप देखेंगे राशन देगा, गवर्नमेंट जो है राशन देगा, बेरोजगार लड़कों को काम देगा, भत्ता देगा, आप देखते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि बहुत से, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सरकार क्या करती है भैया, उसको इलाज, फ्री इलाज की सुविधा प्रदान कराती है। कोई मान के चलो कोई लड़की है जिसकी माँ बाप मर गई, उनको शिक्षा प्रदान करेगा, उनका शादी करवाएगा। तो क्या करती है राज्य सरकार? अपने जनता को इतना खुश रखती है, उनके विकास के लिए सोचती है, उनके अच्छे अच्छे कार्यों को करती है। ध्यान से समझना है, ठीक है। अब अनुच्छेद 37 में आपको यह ध्यान रखना कि मान के चलो
कोई अलग स्टेट है वो बेरोजगारों को 5,000 रुपये महीना दे रहा है, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए समझिए, मान के चलो कोई अगला अगला स्टेट है वो अपने क्या कर रही है, बेरोजगारों को 5,000 रुपये महीना दे रही है, कोई अगला स्टेट है उसमें बेरोजगारों को 1 रुपये नहीं दे रही है, या फिर मान के चलो पुराना आपके ही स्टेट में सरकार था वो बेरोजगारों को जो मान के चलो 3,000 रुपये महीना दे रही है, अब जो नया सरकार आया भैया वो जो है 1 रुपये नहीं दे रही है, तो तुम ये बोलोगे कि भैया पुराना सरकार हमको 3,000 रुपये महीना दे रहा था, ये नया सरकार आया हमको कुछ नहीं दे रहा, हम जाएंगे न्यायालय में। आप न्यायालय में नहीं जा सकते भैया, यही है अनुच्छेद 37। मान के चलो कोई महिलाओं को, कोई पुरानी सरकार थी, मान के चलो महिलाओं को खुश रखने के लिए उसने 2,000 महीना दे दिया, ठीक है, नई सरकार आई उसने ये योजना ही बंद कर दिया। अब वो महिलाएं जाएगी न्यायालय में जाएगी कि भैया पुराना सरकार हमको जो है बहुत अच्छा योजना दे रहा था, पैसा दे रहा था, ये नई सरकार आई है जो भैया हमको कुछ नहीं दे रही है, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते भैया, ये राज्य की इच्छा शक्ति ऊपर डिपेंड करता है, राज्य की इच्छा ऊपर डिपेंड करता है, वो दे तो भी ठीक है, ना दे तो भी ठीक है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, अनुच्छेद 37, ठीक है। कल के लिए हम समझा रहे हैं सब चीजों को, ठीक है। वहीं पर बोलेगा कि जो है बुजुर्गों को पेंशन दे रहा है 500 रुपये 1,000 रुपये महीना, और कहीं का बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहा है, और वो बुजुर्ग जाएगा न्यायालय में हमको राज्य जो सरकार है भैया कुछ नहीं दे रही है, तो ये राज्य की इच्छा शक्ति ऊपर डिपेंड करती है, वो दे या ना दे, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 38। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखो राज्य सरकार ये चाहती है कि अपनी जनता का अधिक से अधिक विकास कर सके, उनके अधिक से अधिक कल्याण के बारे में सोच सके। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कोई विकलांग है उसे स्कूटी दे, साइकिल दे, ठीक है, कोई महिलाओं को अच्छी अच्छी योजनाएं दे, उनका जो है कुछ प्रोत्साहन राशि दे, उनको बुजुर्गों को पेंशन दे, उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाए, किसानों के बारे में अच्छा सोचे, बेरोजगारों के बारे में अच्छा से सोचे, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या करती है, अधिक से अधिक अपने जनता के कल्याण के बारे में सोचती है। तो अनुच्छेद 38 में क्या है, अनुच्छेद 38 में क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, एक लाइन में याद रखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्लियर हो गया ये बातें। देखो आर्टिकल जो पूछे जाते हैं उसको आपको ध्यान में रखते हुए चले जाना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आर्टिकल 39 स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है। देखो पहले क्या होता था कि भैया महिला जो है कम काम करती थी, ऐसा लोगों का सोच था, तो महिलाओं को कम दिया जाए, पुरुष थोड़ा ज्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं, ज्यादा मेहनती काम करते हैं, उनको ज्यादा दिया जाए। मान के चलो अगर जहां पर पुरुष की जो वेतन थी, मान के चलो एक दिन की आप देखेंगे पर डे का रोजी, मान के चलो अगर 150 रुपए था महिलाओं की, वहीं 120 रुपए थी। तो अब ऐसा नहीं है भैया। अनुच्छेद 39 क्या है, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर पुरुष को भी अगर 200 रुपए दिया जा रहा है एक दिन का, तो महिलाओं को भी 200 रुपए दिया जाएगा। तो यही जो बातें हैं किसमें है, अनुच्छेद 39 में, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है, ऐसा पूछ दिया जाता है, डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 38 में है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय, अनुच्छेद 37 में है। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा 36 में है। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में है, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। ये कितने से कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखते हुए चले जाना है। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं 39 का पहला, ठीक है, खंड। देखो ये 39 के बाद देखो अगर ऐसा आता है तो वो बाद में जोड़ा गया है उसे, ठीक है, उपखंड बाद में इसे जोड़ा गया है। 39 पहला में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना। देखो मान के चलो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उनको पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाना है। अब वो होता है ना, कभी कभी क्या होता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति बैंक में ही गया, जो महिलाएं हैं पुरुष है, इधर उधर देख के परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो बैंक में जाएंगे तो देखेंगे आप डर जाएगा वो, ठीक है। अब देखेंगे कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, कहाँ पर साइन करना है, कैसे हमको जो है विड्रॉल वाला में कैसे साइन करना है, कहाँ पर जाएंगे, कौन स्टाफ में, डर जाते हैं। आप देखते हैं कभी कभी किसी का FIR हुआ, FIR में कहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, कहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जैसे केस लड़ रहे हैं, मान के चलो आपके पास पैसे नहीं है वकील के देने के लिए, सरकार जो है क्या करती है, आपको निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करती है। यही कौन है, 39 का पहला में है, समझ है। तो निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना। देखो राज्य सरकारें जो है आपके लिए, लोगों की जनता के लिए, लोग अपनी जनता के लिए खुश रखने के लिए कहाँ कहाँ पर उनको किस तरह से देखो उनके लिए कल्याणकारी सोच रही है, उनके विकास कार्यों के लिए सोच रही है, ठीक है। तो 39 पहला में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। मेरे साथ एक एक अनुच्छेद याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में एक लाइन में पूछा जाता है ग्राम पंचायत का गठन। एक लाइन में आप याद रखिए, माइंड में एक चीज याद रखिए, ग्राम पंचायत अगर पूछे तो अनुच्छेद 40। क्लियर हो गया बातें? एडीओ का जब आप कर रहे हैं तो बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें पंचायती राज है, तो ये पता होना चाहिए कि भैया पंचायत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। क्लियर हो गया बातें? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति है। तो आप एक लाइन में याद रखिए अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। आप ध्यान से हटा दीजिए बाकी चीजों को, अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन है, ऐसे ही आपको याद रखना है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40, या अनुच्छेद 40 में किस बात की चर्चा है, ग्राम पंचायतों का गठन। क्लियर हो गया? ज्यादा नहीं देखना, जो जो पूछे जाए हैं अभी तक इसका रिकॉर्ड है, यही पूछा जाता है अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है? हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो 39 का पहला है निःशुल्क विधि सहायता, ये इसको पूछा जाता है, इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं निःशुल्क विधि सहायता जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो ये 42 है, दोनों को जोड़ के देखो, 4 और 2 6, यहाँ पर भी है 6, 1976, ऐसे याद रख लेना है। ये ट्रिक है याद करने का, आपका माइंड में रहेगा। 4 और 2 6, अच्छा लास्ट में 76, ठीक ठीक 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ ऐसा पूछ दिया जाएगा, 1976 में। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, 1976 में, ऐसे याद रखना। 4 और 2 6, अच्छा भैया 76। क्लियर हो गया? ये याद हो गया। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 39 पहला निःशुल्क विधि सहायता, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 41 देखेंगे। अनुच्छेद 41 में क्या है? बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता की दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करती है, बेरोजगारों के लिए भी सोचती है राज्य सरकार, बेरोजगारों के लिए भी सोचती है, उनको भैया बेरोजगारी भत्ता दो, या तो अधिक से अधिक उनको जो है रोजगार देने का प्रयास करो, अधिक से अधिक वैकेंसी निकालो, उनको काम दो, कुछ स्किल सिखाओ ताकि वो रोजगार में मिल सके। बेरोजगारों को जो है क्या करेगी, कुछ उद्योगों के लिए प्रोत्साहन राशि देगी, जितना हो सके ऋण लोन प्रदान करेगी। ये क्या है, बेरोजगारों को क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है। ठीक है, अगला देखेंगे बीमारी। आप देखेंगे कि आपका आपका कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, राज्य सरकार क्या करती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोली हुई है, आपको फ्री में इलाज करेगा। आपको देखना 5 लाख तक फ्री में क्या करेगा, आपके लिए इलाज मुफ्त कराएगा। आप देखेंगे कि आपका जो है कहीं मलेरिया हो गया, कहीं पर वैक्सीन का आप देखेंगे कैसे टीका लगाया, वैक्सीन का कैसे टीका लगाया था फ्री में। तो अनुच्छेद 40 में क्या है, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता की दशा में आपको क्या है, शिक्षा है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। इन स्थिति में आपको सहायता करेगी राज्य सरकारें। क्लियर हो गया बातें? अनुच्छेद 40 में बेरोजगार है तो आपको भैया नौकरी दिलाने का प्रयास करेगी, आपको प्रोत्साहन राशि देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। क्लियर हो गया? बीमारी की दशा में आपको क्या है, इलाज की जो है सुविधा कराएगी। तो अनुच्छेद 41 में यही सब चीज है, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता की दशा में शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अशक्तता का मतलब क्या है भैया, कि मान के चलो किसी का पति मर गया, वो किसके भरोसा रहेगी, उसको पेंशन चाहिए। किसी के बेटा नहीं है, मान के चलो बुजुर्ग हैं, मान के चलो कोई लड़की बड़ी हो गई है, उनके माँ बाप नहीं है, उनकी शादी करनी है, तो जो सक्षम नहीं है उनके लिए भी क्या करती है, देखना गवर्नमेंट क्या करती है, जिसकी माँ बाप नहीं, उस लड़की की, अनेक लड़कियों की देखना फ्री में शादी कराती है। तो एक अनुच्छेद 41 में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। ठीक है, देखो मान के चलो बहुत से ऐसे सरकारें हैं राज्य में, आप देखेंगे कोई महिला है, गवर्नमेंट टीचर है मान के चलो, ठीक है, अब उनका जो है क्या है, वो 8वां महीना से है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, या 7वां महीना से है, तो राज्य सरकार कितनी बढ़िया सोचती है कि भैया अगर वो सरकारी नौकरी में है, कैसे वो स्कूल आ सकती है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो है सफर करके। तो उनको क्या करती है, कोई जैसे पुलिस विभाग में है, मान के चलो वो प्रेग्नेंट है, 7वें महीना पर है, कैसे ड्यूटी करेगी 24 घंटे। तो राज्य सरकार क्या करती है भैया, उनको क्या करती है, 2-3 महीना पहले डिलीवरी की 2-3 महीना छुट्टी भी देती है, और उनकी सैलरी भी नहीं काटती है। क्लियर हुआ? तो भैया
आपको क्या रखना है, अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्याय संगत है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रसूति सहायता का उपबंध है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये शब्द आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। अनुच्छेद 42 में क्या है, प्रसूति सहायता उपबंध कराना। देखो मान के चलो कितना बढ़िया लगेगा, उस टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, महिला है, मान के चलो उनको 7वें महीना में उनको जो है छुट्टी दे दिया जाए, उनको आराम करने के लिए, इलाज बढ़िया से हो, उनका डिलीवरी तक बढ़िया से 2-3 महीना बाद और छुट्टी देगा, पूरी सैलरी देगा, उनके मन को कितना अच्छा लगेगा, उनके मन के उचित से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान के चलो 8वां महीना में अगर वो छुट्टी तो देता, लेकिन जो है उनका कम से कम 80% सैलरी काट लेता, उनको मन को अच्छा लगता नहीं लगता, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत है और मन उचित दशा, उनके मन को अच्छा रखना, ठीक है। प्रसूति सहायता का उपबंध कराना है, किसमें, अनुच्छेद 42 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है 42 में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 43, याद रखिए, ठीक है। मैं एक बार अभी और रिपीट कराऊंगा, ध्यान से समझिए कि हर अनुच्छेद क्या कह रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है, ठीक है, शिष्ट जीवन स्तर है, ये आपको ध्यान में रखना। देखो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, मान के चलो कम से कम उसको इतना तो मजदूरी दो भैया कि उसको क्या हो, उसका जीवन अच्छे से चल सके, निर्वाह हो सके। अब मान के चलो कहीं पर रोजगारी चल रही है, अभी कितना महंगाई का जमाना है, कम से कम जो लेबर का आप देखेंगे 250-300 रुपए पर डे का है, हम एक मिनिमम बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको 50 रुपए दे तो क्या उतने में उसका गुजर बसारा हो जाएगा, वो दिन का उतना तो चावल का रेट है, अच्छा चावल का रेट का, ठीक है। तो भैया आपको जो है क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कम से कम आपको इतनी मजदूरी दे कि कम से कम उस दिन उसका राशन चल सके, उसका जीवन अच्छे से चल सके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और शिष्ट जीवन स्तर है और अवकाश की व्यवस्था है, ठीक है। अनुच्छेद 43 क्या करता है कि भैया जो काम कर रहे हैं उसे इतना तो कम से कम मजदूरी दो कि उनको अच्छा से जीवन चल सके, ठीक है, उनका जिंदगी अच्छे से चल सके, उस दिन का निर्वाह अच्छे से हो सके। और अवकाश की व्यवस्था है। अब कैसे अवकाश की व्यवस्था है, मान के चलो कोई कंपनी में या उद्योग में काम कर रहा है, ठीक है, अब उनके घर में कोई डेथ हो गया, अब उनको छुट्टी ना दे तो कितना बुरा लगेगा, ठीक है। मान के चलो कहीं पर उनकी शादी है, कहीं घर में उनकी बहन की शादी हो गई, या कहीं पिकनिक पर जाना, उनको छुट्टी देगा ही नहीं तो कितना बुरा लगेगा। तो अवकाश की भी व्यवस्था करना है, अवकाश की भी, छुट्टी की भी व्यवस्था करना है। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 43 में है। कर्मकार्य के लिए निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या है, कम से कम इतना तो मजदूरी दो भैया कि उनका जीवन अच्छे से चल सके, ठीक है। और अवकाश को उपलब्ध कराना, अगर छुट्टी ना दे तो कितना बुरा लगेगा। लोग जो है हफ्ता भर में काम कर रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी ना दे तो कितना बुरा लगेगा, आदमी को माइंड इरिटेट हो जाएगा। यही बात किसमें है, अनुच्छेद 43 में है। अब ध्यान से समझना है, ठीक है। अनुच्छेद 43A, मैंने क्या बोला कि अगर कोई ए बी जुड़ रहे मतलब उसे बाद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का उपयुक्त विधान है। देखो उद्योगों के प्रबंधन में क्या है, कर्मकारों को भाग लेने का प्रावधान है। मान के चलो कोई बड़ा उद्योग है, इंडस्ट्रियल है, वहां पर बहुत से लोग जो है मजदूरी कर रहे हैं, वहां पर वर्कर्स हैं। अगर कोई वहां का मेन व्यक्ति जो है डिसीजन ले ले अपने मन का, और मान के चलो वहां के वर्करों को अच्छा ना लगे, उनके हित के लिए नहीं हो, तो भाई कहने का मतलब ये चीज है कि कोई भी उद्योग में अगर प्रबंधन करना हो तो वहां पर जितने भी लोग काम करें सबका सलाह मशवरा होना चाहिए, ताकि सभी का हित हो सके, अच्छी बातें हो सके। यही बात बोला गया है अनुच्छेद 43A में, उद्योगों के प्रबंधन में जो वहां पर काम कर रहे हैं, मजबूर है, कर्मकारों के भाग लेने का उपयुक्त विधान भी है। भाई कोई भी उद्योग हो, कोई अकेला अकेला डिसीजन ले लेगा जो सभी के लिए अच्छा नहीं होगा तो क्या मतलब आएगा। सभी लोग वहां पर बैठेंगे, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का जो है भाग लेने का उपयुक्त जो है विधान है, आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी सिंपल सी बात ये समझना कि भैया कोई उद्योग है तो कोई अकेला व्यक्ति डिसीजन न ले, वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वही सब लोग सलाह मशवरा हो, ताकि काम अच्छे ढंग से चले, जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सभी के हित के लिए हो, ऐसा इस बात में बोला गया अनुच्छेद 43A में। और आपको ये ध्यान रखना है, इसे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मैंने क्या बताया, 4 और 2 6 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और इसे भी याद रखना, 39 का जो पहला है निःशुल्क विधि सहायता, इसे भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B में क्या है, सहकारी समिति का स्वैच्छिक गठन, यही याद रखिए आप, ठीक है। अनुच्छेद 43B में क्या है, सहकारी समिति का स्वैच्छिक गठन, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 97 संविधान संशोधन, इसे 2011 द्वारा जोड़ा गया है। 97 संविधान संशोधन
11 द्वारा जोड़ा गया है। अब ध्यान से मेरी और ये समझना है, एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, क्योंकि अनुच्छेद याद रखना है, क्योंकि अनुच्छेद को पूछे जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, अनुच्छेद को आपसे पूछे जाते हैं। चलिए मेरे साथ याद रखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और ये से क्या है 36 से लेकर 51 तक में है। सबसे पहले हमने 36 में क्या दिया, अनुच्छेद 36 में क्या देखा है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में क्या है, राज्य की परिभाषा है। 47 में क्या है, सॉरी 37 में क्या है, न्यायालय आप नहीं जा सकते। मैंने क्या बताया कि भैया कोई राज्य सरकार आपको जब पेंशन बंद कर दी, बेरोजगारों को भत्ता देना बंद कर दिया, आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि भैया ये सरकार नहीं दे रही है, जो है राज्य सरकार की इच्छा शक्ति ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अनुच्छेद 38 का क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सरकार जो है अपने लोगों के लिए अच्छा अच्छा कल्याण विकास का कार्य करेगी, बुजुर्गों को पेंशन देना, महतारी को जो है प्रोत्साहन राशि देना, हर वर्ग के लोगों का विकास करेगी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। अनुच्छेद 39 में क्या देखेंगे, स्त्री पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। अगर पुरुष को जितना वेतन दिया जाए, स्त्री को भी उतना वेतन देना है, सिंपल सी बात, यही अनुच्छेद पूछे जाते हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन कीजिए मेरे साथ। 39 का में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। मैंने आपको क्या बताया है कि भैया कोई व्यक्ति जो है अब केस लड़ने के लिए पैसा नहीं, तो उनको जो है वकील दिया जाता है, सरकार, ठीक है, दिया जाता है फ्री में, उनके खिलाफ मस्त से उनके पक्ष में लड़ा जाता है। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 40, ऐसे याद रखना, ग्राम पंचायतों का गठन, बस हो गया है, ठीक है। अनुच्छेद 41 में ये बेरोजगारी, बीमारी, असक्ता की दशा में काम, शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है। मैंने क्या बताया, बेरोजगार है उसे काम दीजिए, लोन दीजिए, बढ़िया से उसे प्रोत्साहन राशि दीजिए, अधिक से अधिक जो है उनके रोजगार के बारे में सोचिए, स्किल चलाइए, ठीक है। बीमारी हो गया तो मुफ्त इलाज करा रहे हैं, ये सब क्या चीज है, तो अनुच्छेद 41 में है ये चीजें। अनुच्छेद 42 में है, क्विक रिवीजन कीजिए, क्या की न्याय। अनुच्छेद 42 में एक चीज याद रखिए, प्रसूति सहायता। मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया, प्रसूति सहायता, प्रसूति में छुट्टी दे, उनकी सैलरी वगैरह को ना काटे, उनके मन को कितना अच्छा लगे, मन उचित दशा में काम हो रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 42 हो गया। अनुच्छेद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अरे भैया कम से कम इतना तो उनको जो है क्या दो, मजदूरी दो, उनका जीवन स्तर अच्छे से चल सके। क्लियर हो गया। अनुच्छेद 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का जो है भाग लेने का उपबंध है। भैया अब मैंने आपको क्या बताया, अनुच्छेद 43A में क्या बताया मैंने आपको कि भैया वहां पर कोई उद्योग है, वहां पर कर्मकार जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उसका सबका सलाह मशवरा अच्छे होना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए उन लोगों को। और यह जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला देखते हैं हम अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B में क्या है, आपको ध्यान में रखना, सहकारी समिति का गठन है, सहकारी समिति का गठन है, और इसे 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एक लाइन में याद रखना है, समान सिविल संहिता। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44, ठीक है। जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है उसको मैं आपको डील करते हुए चला जा रहा हूँ, फॉर्मेट भी आपको डील करते हुए चला जा रहा हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन मत रहे, आपको ये आइडिया लगे कि क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन उड़ते हैं। ये कम से कम बहुत बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम ये गवर्नमेंट एग्जाम, वन डे एग्जाम होता है, अगर डीपीएसपी से क्वेश्चन उठते हैं तो सबसे ज्यादा यही उठा देता है डायरेक्टली। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में। आगे बढ़िए अब, ठीक है। अनुच्छेद है 45, शिशुओं की देखभाल, 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है 46 में है, सॉरी अनुच्छेद 45 में है। क्लियर हो गया बातें। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 45 में क्या है, शिशुओं की देखभाल है, छोटे छोटे बच्चों को देखभाल, उनका वजन किया जाता है, उनका प्रॉपर सेहत का ध्यान रखा जाता है, उनको देखना पोलियो पिलाया जाएगा आपको देखना, ठीक है। उसके बाद जो 6 वर्ष की कम आयु के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना बहुत है। आप देखते हैं कि राज्य सरकार जो है 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करती है, बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में यही पूछा जाता है, शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों को शिक्षा देना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में है। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 46 में, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके विकास करना। ध्यान से समझना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा में अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना, ठीक है। देखना आप देखना जो बहुत पीछे हुए हैं, जैसे दूर दराज एरिया में रहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो भी आज की आधुनिकरण तौर तरीके से दूर है, कहीं कहीं उनमें शिक्षा की कमी है, अन्य अन्य बहुत वो पिछड़े हुए हैं। तो सरकार ऐसे को क्या करती है, ऐसे वर्गों को बहुत ऊपर उठाने का प्रयास करती है, शिक्षा देती है, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन करती है,
बहुत प्रयास करती है ताकि वो भी एक समाज में आ सके और कंधे से कंधे मिलाकर जो है इस दुनिया में आगे बढ़ सके। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 क्या है? एसटी एससी दुर्बल वर्गों को क्या करना? वृद्धि करना, उनका विकास करना, उनको शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी उनके हितों की अभिवृद्धि करना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद है 46 में है। ठीक है, इनके अनुच्छेद पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, याद रखना है। ठीक है, जैसे एक बार फिर से 44 तक मेरे साथ रिपीट कर 44 में क्या है? एक लाइन में याद कीजिए, समान सिविल संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या है? शिशुओं की देखभाल है और 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे उनको क्या है? शिक्षा देना। सीधी सी बात, ऐसे तो याद रखना है। अनुच्छेद 46 में क्या है? एसटी एससी दुर्बल वर्ग है, उनको वृद्धि विकास करना। ये है, क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको याद रखना है माइंड में। ठीक है, जब पढ़े रहोगे आप ना तो आपको ऑप्शन टिक कर जाएगा। अच्छा ठीक, 44 में समान सिविल संहिता मैंने पढ़ा था, टिक लग जाएगा। ठीक है, ऐसे अनुच्छेद आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद है 47 47। लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करना, मादक पेय नशीले पदार्थों पर सेवन पर प्रतिषेध का प्रयास करना। ध्यान से रखना, जो राज्य सरकार होती है लोगों के पोषण स्तर पर सहायता करती है। देखना, आप राशन कार्ड बांटेगी, ठीक है, राशन कार्ड के तहत उनको जो है अनाज दिया जाएगा, दाल दिया जाएगा, नमक दिया जाएगा, गुड़ दिया जाएगा, शक्कर दिया जाएगा। उनको कहीं कहीं पर उनके पोषण स्तर में सुधार करती है, उनको पोषण देती है। बहुत से लोग को क्या करती है? चना भी देती है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करती है? लोगों के पोषाहार स्तर में सुधार करती है। ठीक है, पोषाहार स्तर में उनका जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास करती है। और सरकार बहुत अच्छा प्रयास करती है कि जो भी नशीले पदार्थ हैं, दारू हो गया, शराब हो गया, तो राज्य सरकार क्या करती है कि जो है, अब देखना कि जो नशीले पदार्थ हैं, दारू है, शराब है, सिगरेट है, गांजा है, इन सबको प्रतिषेध, इनके सेवन करने का सेवन मत कीजिए, ऐसा करके जो है प्रतिषेध करती है। क्या करती है? नशीले पदार्थ हो गए, दारू हो गया, मादक पेय पदार्थ है, इनके सेवन करने पर प्रतिषेध करती है। आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 47 एक लाइन में आपको याद रखना है कि लोगों को पोषाहार स्तर में, मैं अभी आपको क्या बताया कि गवर्नमेंट जो होती है, देखना, राशन कार्ड बांटती है, शक्कर, नमक, दाल, चावल, उसको प्रोटीन का, कहीं पर गुड़ भी बांटती है। आपको ध्यान रखना है। राज्य सरकार क्या करती है कि भैया नशीले पदार्थ हो गया, इनके सेवन करने पर प्रतिषेध करती है। अधिक से अधिक देखना, आप जागरूकता अभियान चलाती है कि भैया अब नाटक के थ्रू हो गया, चाहे एड के थ्रू हो गया, कहीं पर विज्ञापन के थ्रू हो गया, बताएगी कि भैया इसको पीने से कैंसर है, इनको पीने से आपके जो है हार्ट संबंधी दिक्कत आ सकती है, आपकी कितनी चांसेस है मृत्यु हो जाने की। पूरा जितना जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 में है। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 48 में है कृषि पशुपालन पर आधुनिकरण। कृषि और पशुपालन में आधुनिक जो है प्रणाली यूज करके इनका क्या करना? अधिक से अधिक उपज लेना है या फिर अच्छी नस्ल की दुधारू नस्ल प्राप्त करना है। ये बात, ये कृषि और पशुपालन की बात कहां पर की गई है? अनुच्छेद 48 में की गई है। आप देखेंगे जैसे खरीफ का फसल आएगा तो सरकार क्या करती है? उन्नत बीज किसानों को प्रदान कराती है। जैसे मौसम की पूरी पूर्वानुमान बताया जाता है कि भैया हाँ, ये दिन, इस दिन ओला गिरने वाला है, इस दिन भारी बारिश होने वाली है, किसान अपना जो है बीज को बो ले। ठीक है, भारी वर्षा होने वाली है, या फिर आप ओला वृष्टि होने वाली है, पाला गिरने वाला है, पूरी जानकारी देता है। आप देखेंगे कि कंपोस्ट खाद बनाने के लिए आपको जो है बेड सीड दिया जाएगा, कहीं कहीं पर ओलेरी का, अब जो आप देखेंगे कि उन्नत बीज दिया जाएगा। आपको रोग रोधक मैसेज आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि भैया इस दिन जो है इस फसल पर इतने इस दवाई का आप छिड़काव कीजिए। आधुनिक प्रणाली से आपको जोड़ता है। राज्य सरकार आपको कृषि पर उन्नत बनाने के लिए बहुत प्रयास करती है। पशुपालन में आप देखेंगे कि आपके घर में जैसे गाय है, बैल है, उसको क्या करती? खरीफ जैसे सीजन आएगी, वर्षा ऋतु का सीजन आएगा, आपको वैक्सीन, खुरपका मुंहपका का वैक्सीन टीका लगाती है आपके जानवरों को। अच्छे अच्छे नस्ल आपको प्रोवाइड कराने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कराती है। ये सब देखते हैं। यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद ये 48 में है, आपको ध्यान में रखना है। और गौवध पर क्या किया गया? प्रतिषेध करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये अनुच्छेद 48 में है। क्लियर हो गया? सिंपल सी बातें हैं, इजिली एक दो बार देखोगे क्या होगा। आप कैसे याद करोगे? हाँ, 47 में आप ऐसा याद कर लीजिए, अच्छा लोगों को राशन कार्ड दिया जाएगा, नशीले पदार्थ पर उसको प्रतिषेध लगाया जाएगा, उनको जो है नशीले पदार्थ सेवन करने पर क्या है? रोक लगाया जाएगा, है नहीं, जागरूकता फैलाया जाएगा। अनुच्छेद 48 में एग्रीकल्चर याद कर लीजिए। हाँ, किसानों को उन्नत बीज दिए जाते हैं, रोग कीट मौसम की जानकारी दी जाती है, वैज्ञानिक प्रणाली से जोड़ा जाता है। जो आप देखेंगे गाय को, गाय है जो दुधारू नस्ल की, अच्छी अच्छी उनका क्रॉस करा करके हाइब्रिड संकर तैयार किया जाता है, अच्छी दूध दे तो उनको चारे के लिए फसल
अच्छा दुधारू जैसे कोई गाय है तो उसको और उनके दूध को कैसे बढ़ाया जा सकता है, चारा कौन सा लगाना है जिससे वो अधिक से अधिक दूध दे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। आप देखेंगे कि जो है कृत्रिम कैसे उनको जो है गर्भाधान कराया जाएगा। तो ये आर्टिकल 48 में है। आप ऐसे माइंड में सिंपल कैसे याद रखेंगे 48 को? अच्छा, एग्रीकल्चर पशुपालन, बात खत्म। ठीक है, अगला देखेंगे 48 ए में मैंने बताया कि अगर 48 ए बी आर है तो उसे बाद में जोड़ा गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें क्या याद रखना है आपको? इसमें क्या है, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास किया गया। देखो इसमें पर्यावरण संरक्षण देखेंगे कि सरकार जो अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रयास करती है, पेड़ को नहीं काटना है। ठीक है, जितना हो सके लोगों को जागरूकता फैलाया जाता है कि हाँ पेड़ लगाइए भैया। वन्य जीव बहुत जरूरी हैं, जितने भी हमारे वन में जीव रहते हैं, वन पर जितने भी जीव रहते हैं उनका संरक्षण करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 ए में है। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कृषि एवं पशुपालन, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ए में क्या है? पर्यावरण संरक्षण। ये याद रखना, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 ए में है। ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसका क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। मैं आपको फॉर्मेट भी इसीलिए बताते चले जा रहा हूं। ठीक है, अगला देखते हैं आर्टिकल 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। देखो जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, मान के चलो जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये हमारे अलग पहचान कराता है। ऐसे स्थानों को, ऐसे वस्तुओं को, ऐसे जगहों को जो है बहुत संजो कर रखना है। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे देश में वीर सपूत हुए हैं, वो जगह को याद रखना है, उनके बलिदानों को याद रखना है, उनको संजोए रखना है। हमारे देश में राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, आपको इन सब चीजों को क्या करना है? संजो कर रखना, इनका संरक्षण करना है। ठीक है, जैसे आप ताजमहल देखेंगे, लाल किला है, इनका इतिहास को लेकर भारत की एक अलग विशेष पहचान दिलाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान हैं, वस्तुओं हैं, उनका क्या करना है? आपको संरक्षण करना है। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 50 में क्या है? राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण के लिए कदम उठाना है। ये पूछा गया है। ये जितने अनुच्छेद है बहुत रिपीटेड है, आपको याद में रखना है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए आपको थोड़ा इजी करके बता रहा हूं कि अनुच्छेद आपको याद रखने किससे किस तरह से पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 50 में एक बात में याद रखना, राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका, एक बार राज्य की लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण के लिए कदम उठाना है। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, विवादों की मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन करना। अब देखो क्या बात है, अनुच्छेद 51 में ये बोला गया कि हमें अन्य राष्ट्रों से भी अपना संबंध अच्छे बनाकर रखना है। ठीक है, किसी से कोई विवाद नहीं करना, अगर विवाद होता है तो उसे मध्यस्थता से निपटाने का प्रयास करना है। मान के चलो जो अलग अलग देशों के साथ हमें क्या कर, अपना संबंध खराब नहीं करना है, अधिक से अधिक क्या करना है? अंतरराष्ट्रीय शांति, किसी देशों के साथ हमें ज्यादा लड़ाई नहीं करनी है, विवाद नहीं करना है, जितना हो सके शांति के साथ रहना है। एक राज्य दूसरे राज्य, जैसे भारत में ही एक राज्य दूसरे राज्य से किसी प्रकार से मतभेद नहीं पालना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमें शांति जो है, सुरक्षा, शांति को स्थापित करके रखना है। कोई प्रकार से अगर विवाद की स्थिति आती है उसे आराम से निपटाना है। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। बस सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं करना है। मेरे साथ एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए, आपको इजिली याद हो जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता है, एक समान सिविल संहिता। 45 में क्या है? शिशुओं की देखभाल करना है, और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या करना है? शिक्षा प्रदान कराना है। ठीक है, 46 में देखेंगे एसटी एससी दुर्बल वर्गों को क्या करना है? उनका विकास करना है। 47 में आप क्या देखेंगे कि जैसे उनको पोषण आहार दिया जाएगा, उनको मादक है, नशीले पदार्थ के प्रति जागरूकता कराया जाएगा, प्रतिषेध कराया जाएगा। 48 में मैंने क्या बताया आपको? एग्रीकल्चर पशुपालन है। ठीक है, उस पर क्या करें? गोवध को निषेध किया जाएगा। और सरकार अधिक से अधिक प्रयास करेगी आधुनिक प्रणाली के लिए, आधुनिक प्रणाली पर जोर देगी, एग्रीकल्चर पर, या फिर एग्रीकल्चर पर, पशुओं पर ध्यान देगी। ठीक है, उसके बाद खंड आ जाता है 48 में क्या है? मैंने आपको बताया पर्यावरण का संरक्षण करना है, पर्यावरण के वन है, वन्य जीव, इन सभी का संरक्षण करना है। 49 में आप आएंगे तो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है, मैंने आपको बताया लाल जैसे लाल किला है, ताजमहल है, वस्तु है, स्थान, इन सबका संरक्षण करना है। 50 में हमने क्या देखा? राज्य की लोक सेवा। ये 50 में ऐसा याद रखना है, राज्य की लोक सेवा याद रख लीजिए। अगर आपको ऑप्शन क्वेश्चन में भी देखेगा ना, राज्य लोक सेवा, अच्छा अनुच्छेद 50 में पढ़ा था, टिक लगाइए, निकलिए वहां से।
अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। भैया हमें कोई भी देश के साथ विवाद नहीं करना है, शांति से रहना है, ठीक है। अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसे मध्यस्थता के साथ क्या करना है, निपटाने का प्रयास करना है। ये हो गया आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने पूरा फॉर्मेट आपको भी बता दिया है। ठीक है, डीपीएसपी हमने देख लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लिया। अब हम देखते हैं हिंदी पोर्शन पर, देखते हैं हिंदी पोर्शन पर क्या देखेंगे, समूहार्थक शब्द। समूहार्थक शब्द नाम से स्पष्ट है, जिसने जिनसे समूह या समुदाय का बोध होता हो, ठीक है, जिनसे समूह या समुदाय का विशेष बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं, समूहार्थक शब्द। कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है वन लाइनर में, जिसे समूह या समुदाय का विशेष बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहार्थक शब्द। क्लियर हो गया है बातें। चलिए अब देखते हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1-2 नंबर एग्जाम में कभी कभी उठाकर पूछ दिया जाता है। चलिए देखते हैं उद्भिज। उद्भिज से पूछा जा चुका है, भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वाला, उसे क्या कहते, भूमि को जो फोड़कर उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, उद्भिज। आप देखते हैं लता है, वृक्ष है, ये अंकुरण होता है, जमीन को फोड़ के निकल जाता है, इसे क्या कहते हैं, उद्भिज। भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, उद्भिज कहते हैं। ठीक है, आप इजिली समझ आ गए, ये क्लास 6 से पढ़ते पढ़ते आए हुए हैं हम। और बता दूं कि हर चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडीओ की सारी क्लासेस लगेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पर लगेगी, सभी सब्जेक्ट आएंगे और पूरे बेस से जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेगा क्या सरल सरल कर रहे हो, भाई पूरा हिंदी को मैं बेस से ले जा रहा हूँ, पूरा पूरा सब्जेक्ट क्लियर होगा, पूरा चैप्टर क्लियर होगा, लाइन से जा रहे हैं हम लोग। क्लियर हो गया बातें, बेफिक्र है, सारे सब्जेक्ट फ्री में होगी, बेहतरीन ढंग से होगी। ठीक है, अंडज। अंडज क्या है, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। अंडज क्या कहते हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव को क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। जैसे पक्षी, पक्षियों को देखना अंडे से निकलता है। क्लियर हो गया, चलिए अगला बढ़ते हैं। स्वदेज। स्वदेज का मतलब क्या होता है, जो पसीने से उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं, स्वदेज कहते हैं। याद रखना, पसीने से उत्पन्न हो जाता है, जैसे आप देखेंगे जू, सिर में देखना आप जू, खटमल, ये क्या है, स्वदेज है, जो पसीने से उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया बातें। जरायुज। जरायुज का मतलब क्या होता है, जरायुज से लिपटा हुआ, यानी कि गर्भ से उत्पन्न जीव। याद रखना, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव, जैसे प्राणी, आप और मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझना है आपको, उसे क्या कहा जाता है, जरायुज, जो गर्भ से उत्पन्न हो। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग, ये ध्यान में रखना, कभी कभी कैसे पूछ दिया जाता है पता है, निम्न में से सही है अध्यापक गण, अध्यापक वर्ग, ऐसे करके। मैं इसी में कंफ्यूज हुआ था एक बार, हिंदी का 1 नंबर मेरा कट गया था, मैंने क्या सोचा अध्यापक गण होगा, ऐसे करके मैंने तर्क लगाया, लेकिन सही क्या होता है, अध्यापक वर्ग होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है, ऐसे करके पूछ दिया जाएगा आपको, अध्यापक गण, अध्यापक वर्ग, तो अध्यापक वर्ग आएगा। ध्यान से समझिए, ठीक है। अधिकारी वर्ग, ठीक है। कर्मचारी वर्ग, कंफ्यूज मत होना, कभी कभी ऐसा होता है कि अध्यापक गण सही आंसर, गण सही लग रहा है मुझे, अध्यापक वर्ग, तो अध्यापक वर्ग वाला ध्यान आएगा, अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, इसमें मैं कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, उसके बाद कभी नहीं भूला इसको ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। त्रिलोक। त्रिलोक में क्या है, आकाश, पृथ्वी और पताल, ये 3 लोक है, आकाश, पृथ्वी और पताल, 3 लोक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, त्रिदेव। त्रिदेव कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव। क्लियर हो गया। आप में इसको किसको किसको याद रखना है, उद्भिज देख लेना, अंडज, स्वदेश, जरायुज, वर्ग को देख ही लेना, त्रिलोक देख लेना। ठीक है, त्रिदेव को अभी तक उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन एक आध बार क्वेश्चन कभी कभी उठे होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिऋण याद रख लेना। 3 ऋण क्या है, जैसे पिता का ऋण, पितृ ऋण, ऋषि का ऋण, और उसके बाद देव का ऋण। क्लियर हो गया। त्रिहुतासन आपको देखना, जैसे इसको पूछा गया है बहुत बार, पेट में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि। पेट में लगने वाली अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि। जैसे जंगल में जो लग गया अग्नि, ठीक है, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं, दवाग्नि, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। क्लियर हो गया, चलिए फास्ट चलते हैं, थोड़ा हिंदी है, हिंदी पोर्शन में फास्ट निकलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा चुका है, जैसे पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि, जंगल में लगने वाली आग को जो है दावाग्नि को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, त्रिदोष। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, वात, पित्त और कफ। याद रखिए, वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष हैं। चतुर्युग, इसे तो सबको पता है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, 4 युग। क्लियर हो गया। चतुर पुरुषार्थ, यानी 4 पुरुषार्थ कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष। याद रखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर पुरुषार्थ है, याद रखना। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पूछा जाता है। ठीक है,
चतुर पुरुषार्थ है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। याद रखिए, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। पंचदेव, पांच देव, विष्णु शिव गणेश दुर्गा ब्रह्मा। याद रखिए, विष्णु शिव गणेश दुर्गा ब्रह्मा। क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, पंच दोष यानी कि पांच दोष, जैसे काम, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार। ठीक है, मोह और अहंकार। क्लियर हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, पांच अमृत। पांच अमृत कौन कौन से? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। याद रखिए, ये अमृत की श्रेणी में आता है, आपको ध्यान में रखना है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये क्या है? पांच अमृत हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, षष्ठ शास्त्र। छह शास्त्र कौन कौन से हैं? न्याय आपने सुना ही होगा, जैसे दर्शन शास्त्र में आप पढ़ते हैं, स्पेशल इनसे तो क्वेश्चन उड़ता ही है। ठीक है, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक और सांख्य। कभी कभी कैसे पूछ दिया जाता है, जब दर्शन शास्त्र में जाओगे तो सांख्य के प्रवर्तक है कपिल, योग के हैं पतंजलि, ऐसा आपको पूछा जाता है। ठीक, चलिए जो है 10 दिशाओं के बारे में जानते हैं। 10 दिशा कौन कौन से हैं? चार तो आपको पता ही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चार हो गए। ऊपर आकाश एक दिशा और नीचे पृथ्वी, 6 दिशा हो गए। अब ध्यान से रखना है, जो चार आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 10 सबसे ये पूछ लिया जाएगा कि कितने दिशाएं होते हैं, तो क्यों लोग कुछ लोग जो ऑप्शन में 4 मार के आ जाते हैं। कितने दिशाएं हैं? 10 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी। अब 6 हो गए, अब 4 और आपको बताता हूं। मैंने पर्सनली मैप ऐसे याद किया हुआ हूं। देखिए, हमेशा मैप आप देखेंगे, मैप कागज में हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जो रहता है उत्तर दिशा रहता है। ठीक है, नीचे की ओर रहता है साउथ बोलते हैं, इधर रहेगा वेस्ट और इधर रहेगा ईस्ट। ठीक है, ध्यान से समझिए। जो इधर क्या होगा? ईशान होगा, ईशान। अब ध्यान कैसे? ईशान मैंने यहां पर लिख दिया है, पूर्व और उत्तर के मध्य। यहां पर देखिए, पूर्व और उत्तर के मध्य को ईशान बोला जाता है। ध्यान से समझिए, ठीक है। ये सबसे पहले कागज में कैसे बनाया जाता है मैप, आपको ध्यान रखना। ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर वेस्ट यानी पश्चिम, लिख देता हूं मैं पश्चिम इधर। ठीक है, और ये इधर क्या है? पूर्व है। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण। आपको ध्यान रखना है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 दिशा पता हो गया। ऊपर आकाश पता चल गया, नीचे जो है पृथ्वी पता चल गया, 6 दिशा हो गया। अब देखिए ईशान, ईशान दिशा किसको बोलते हैं? ये उत्तर और पूर्व के मध्य को ईशान बोलते हैं। ऐसे मैप से मैंने याद किया था। ठीक, अपना ट्रिक बता रहा हूं आपको। फिर अब देखिए, ये पूर्व है और ये दक्षिण है, इसके बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? आग्नेय बोलते हैं। क्लियर हो गया ये। अब देखिए, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, इसके बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, नैऋत्य बोलते हैं। ठीक है, ये उत्तर और पश्चिम के मध्य बीच को क्या बोलते हैं? वायव्य दिशा बोलते हैं, वायव्य। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है ईशान, यहां पर उत्तर और पूर्व, आग्नेय जो है पूर्व और पश्चिम के बीच, नैऋत्य जो है पश्चिम और दक्षिण के बीच, और उसके बाद जो है लास्ट है वायव्य जो है उत्तर और पश्चिम के बीच। ऐसे मैप से याद रखना, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आग्नेय दिशा है, आग्नेय का या फिर पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को क्या बोलते हैं, ऐसे पूछ दिया जाएगा। तो आग्नेय, आप तुरंत जो है ऐसे ही मैप बनाना और इसको याद कर लेना। ठीक है, ये हो गया 10 दिशा। मैं फास्ट चल रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 16 संस्कार। आपने नाम सुना होगा, 16 संस्कार होते हैं। कौन कौन से संस्कार है? कम से कम एक बार जो है क्विक रिवीजन कर लीजिए। 16 संस्कार मैं पढ़ देता हूं। गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, ठीक है, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, ठीक है, कर्णवेद, उपनयन, वेद आरंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि और लास्ट है सीमंतो नयन। ठीक है, इनको तो कभी कभी अगर पूछना रहेगा हिंदी में कैसा पूछ दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन 16 श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, ऐसे। या तो कभी कभी ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन 16 श्रृंगार के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपको फंसाने के लिए दिया जाएगा। कभी कभी उपयुक्त सभी दिया जाता है, और 95% चांस ये रहता है, अगर उपयुक्त सभी दिया है तो 95% चांस है कि उपयुक्त सभी ही आंसर इसका होता है। ठीक है, 95% चांस में 5% में ही गलत होता है। चलिए अगला देखते हैं, 16 श्रृंगार। इसको याद रखना तो रख लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। इतना को याद करते हुए नहीं रख। चलिए अगला बढ़ते हैं, 16 श्रृंगार। 16 संस्कार के बाद हम देखेंगे 16 श्रृंगार। कौन कौन से 16 श्रृंगार है? अंग शौच, ठीक है, उसके बाद होता है मज्जल, दिव्य वस्त्र, महावर,
केस याद रखिए, ठीक है। मांग ये आपके क्या है, श्रृंगार है, ठीक है। ठूंढी, माथा, मेहंदी, मेहंदी लगाना क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये श्रृंगार ही है। उबटन, ठीक है। भूषण हो गया, सुगंध, इत्र। उसके बाद है मुख राग, दंत राग और अधर राग और काजल। ये क्या है, 16 आपके क्या है, ये जो है 16 श्रृंगार हैं, ठीक है। हमने इस वीडियो में क्या देख लिया, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। इस वीडियो में हमने देख लिया डीपीएसपी देख लिया, 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और समूहार्थक शब्द मैंने देख लिया। वीडियो की लगातार जो है क्लासेस चल रही है, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है अपने घर बैठे इसकी तैयारी कर